लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें हमने मेडिकल मैनेजमेंट देखा था, आईयूडी मैनेजमेंट देखा था। आज हम नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर देखेंगे। इसमें देखो आप, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर में क्या होता है, मतलब कुछ इंसिजन नहीं लगता है, दैट मीन्स कट वगैरह नहीं लगता है। उसके विदाउट अगर हम कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम उसे नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर बोलते हैं। इसमें देखो, इक्विप्ड विथ अ हाई एनर्जी अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर फॉर ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं कि आप देखो, इसमें अल्ट्रा साउंड जो वेव्स होती है उसको क्या करते हैं, थ्रू एब्डोमिनल क्या होता है वो इंसर्ट होता है, एंड वो जो फिब्रॉइड है, ठीक है, मतलब वो पूरी सेटिंग रहती है ना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अपन ने अल्ट्रासाउंड की वेव्स उसमें अंदर कर दिया है एंड उसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड की जो हाई वेव्स है, ऐसे तो फिर एब्डोमिनल में भी स्कार्स होने के चांसेस हो सकते हैं या फिर बर्न होने के चांसेस हो सकते हैं। तो वो सब इक्विप्ड रहता है, प्लान रहता है, सिस्टमेटिक वे रहता है, जिसमें क्या होता है कि वो सिर्फ जो फिब्रॉइड्स होता है उसमें ही उसको, उसमें जाके वो इस इमेज में देखो जो वेव्स है वो फिब्रॉइड्स तक जा रही है। फिब्रॉइड्स में क्या हो रहा है, वो जाकर इकट्ठा हो रही है एंड उसको क्या कर रही, किल कर रही है, ठीक है, डैमेज कर रही है, जिससे क्या होगा कि वो श्रिंक हो जाएगा। द इमेज गिव्स लोकेशन ऑफ द यूटेराइन फिब्रॉइड्स। हम अल्ट्रासाउंड क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ऐसी प्रॉपरली जैसे इमेज शो हो रही है ना, ऐसे ही हमें अल्ट्रासाउंड पे इमेज शो होगी कि कहाँ पे फिब्रॉइड्स है, कितना फिब्रॉइड्स है। व्हेन द लोकेशन ऑफ द फिब्रॉइड्स इज टारगेटेड, हमें जब सोनोग्राफी से हमें पता चल जाता है कि हमें जो फिब्रॉइड्स है वो मिल जाता है, तो हम उसे टारगेट करते हैं। The ultrasound transducer focus sound waves sonications into the fibroids to heat and destroy small areas of the fibroid tissues। इसमें क्या होता है, जैसे किसी पेशेंट को स्मॉल फिब्रॉइड्स है तो उसे उसे क्या करते हैं कि उसे हाई अल्ट्रासाउंड्स जो वेव्स होती है उसे फोकस करते हैं, कहाँ पर, जहाँ पे फिब्रॉइड्स होता है, पर्टिकुलरली उसी एरिया में फोकस करते हैं। एंड क्या करते हैं कि जो फिब्रॉइड्स उसको हीट करते हैं। अब ये अल्ट्रासाउंड वेव्स में क्या होता है, हमने कैंसर्स का पता है कि उसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स रहती है जो कैंसर सेल को किल करती है, तो उसी टाइप्स का ये रहता है। इसमें मॉनिटरिंग भी करते जाते हैं सोनोग्राफी से। एंड फिर उसमें क्या होता है कि एक पैड दिख रहा है हमें ग्रीन कलर का, जिसमें लिखा है अल्ट्रासाउंड जेल पैड। इसमें क्या होता है, इसके थ्रू सिस्टम रहता है एंड अल्ट्रासाउंड जो रेज निकलती है उसमें हीट रहता है, तो ये क्या करते हैं कि जो स्मॉल एरियाज़ होते हैं फिब्रॉइड्स के उसको लोकेटेड करते हैं एंड उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। ये देखो जैसे कि किसी पेशेंट को 3 है तो ये डायरेक्ट पहले यहीं पर ही जाएगा, ठीक है, एंड इसको टारगेटेड करेगा। वो उनका अलग प्रोसीजर होता है, दैट कितनी फ्रिक्वेंसी करना है, कितना टारगेटेड करना है, कैसे उसको सेटअप करना है, वो सब अलग सिस्टम जो रहता है लोगों का, जो टेक्नीशियन होता है वो सिस्टम करता है, या जो डॉक्टर होता है, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर होता है, वो ये सब करते हैं, टारगेटेड करते हैं। देखो मैं तो आपको ऐसी लैंग्वेज में बताऊंगी जो आपको समझ में आ रहा है। आपने ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से होता है। सबसे पहले पेशेंट को क्या करते हैं, गाउन जो इसका ड्रेसेस रहता है वो देते हैं। एंड पूरा जो ये सिस्टम दिख रहा है, जैसे कि पैड दिख रहा है हमें ग्रीन कलर का अल्ट्रासाउंड पैड, और पेशेंट की जो पोजीशंस है वो, देन हम जो अल्ट्रासाउंड से वेव उसमें हमें शो होता है। फिर जो कंसल्टेंट रहते हैं, ठीक है, जो भी अल्ट्रासाउंड कर रहा है और जो ये प्रोसीजर करने वाला है, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं कि फ्रिक्वेंसी ऐड करते हैं, रेज ऐड करते हैं कि कितना फ्रिक्वेंसी देना है, कितना रेज देना है। जैसे कि मान लो कि पेशेंट को नॉर्मल से ज़्यादा चले गया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो जगह है ये बर्न हो सकती है। तो जो भी देता है वो टेक्नीशियन, वो मतलब उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड हम देख सकते हैं कि इसमें
2 to 3 हमें दिख रहे हैं। मान लो 1 है तो इतना दिक्कत नहीं आती, लेकिन 2 to 3 है तो इसका असर यूटरस पे भी पड़ता है। तो इसका मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि बर्न होना, पेशेंट को बहुत पेन होना बाद में, उसके बाद में। तो ये जनरली हम कब यूज़ करते हैं, जब पेशेंट को स्मॉल फिब्रोइड्स हो एंड पेशेंट को नॉर्मल अपनी लाइफ जीना हो, जैसे कि प्रेगनेंसी बाद में जाके कंसीव करना हो, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो लोग ये करते हैं। क्योंकि अगर हम टोटल हिस्टेरेक्टोमी पेशेंट की करते हैं, टोटल हिस्टेरेक्टोमी या टोटल मायोमेक्टोमी, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को दिक्कत होती है बाद में, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती या इनफर्टिलिटी कॉज करता है उसको। नेक्स्ट है मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर, दैट मीन्स ये कि स्मॉल इंसिजन प्रोसीजर्स। इसमें देखो यूटेराइन आर्टरी एम्बोलिज्म, इसमें क्या होता है कि हम देख रहे हैं आर्टरी हमें शो हो रही है, मान लो ये आर्टरी है, मान लो क्या है ही, ठीक है, तो ये आर्टरी है। ये जनरली फीमर एरिया में होती है, ठीक है, अपर थाई से लेकर जो पेशेंट का यूट्रस वाला एरिया है, पेल्विक एरिया, वहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से शो होती है हमें, अगर हम आर्टरी को देखेंगे तो ये फीमर वाला एरिया है एंड दैट इज़ पेल्विक एरिया ऑफ द पेशेंट। स्मॉल पार्टिकल्स एम्बोलिक एजेंट, इसमें देखो आप स्मॉल पार्टिकुलर ऑफ एम्बोलिक एजेंट्स, ये लोग क्या कर रहे हैं, इंजेक्टेड कर रहे हैं इनटू द आर्टरी सप्लाई टू द यूट्रस, कटिंग ऑफ ब्लड फ्लो टू फिब्रोइड्स, कॉजिंग देम टू श्रिंक एंड डाई। देखो इसमें क्या हो रहा है कि जब से पहले जो डॉक्टर रहते हैं वो लोग देखते हैं कि फिब्रोइड्स में कौन सी आर्टरी जा रही है या कौन सा वेन उसमें जा रहा है, ठीक है, दैट वो चेक करते हैं। उन्होंने फिर आर्टरी को चेक कर लिया कि ये वाली आर्टरी जा रही है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या करते हैं कि आप देखो एम्बोलिक एजेंट्स हमें शो हो रहे हैं एंड कैथेटर भी शो हो रहा है। एम्बोलिक एजेंट ये जो ब्लू कलर के शो हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्बोलिक एजेंट। ये क्या काम करते हैं, ये फिब्रोइड्स में जाके क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं, देन क्या होता है कि इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ब्लड सप्लाई क्या करते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जनरली मान लो कि पेशेंट को आर्टरी में से उन्होंने जो भी एम्बोलिक एजेंट है वो इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब इंसर्ट करने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आर्टरी से जो ब्लड सप्लाई जा रहा है फिब्रोइड्स के पास, ठीक है, ये फिब्रोइड्स इसके पास जा रहा है, तो क्या करेगा कि जो ब्लड सप्लाई उसको रोक देगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आकर जमा हो गए हैं, ठीक है, इधर ही। तो ये क्या करेंगे कि ब्लड सप्लाई को रोक देंगे, जिस कारण से क्या होगा कि जो फिब्रोइड्स है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि वो श्रिंक हो जाएगा एंड अपने आप कील हो जाएगा, डाई हो जाएगा, ठीक है। दिस टेक्निक कैन बी इफेक्ट इन श्रिंकिंग फिब्रोइड्स एंड रिलीविंग द सिम्टम्स दे कॉज। इसके कारण क्या होगा कि जो फिब्रोइड्स है वो श्रिंक हो जाएगा एंड जो सिम्टम्स है, जो पेशेंट को जो सिम्टम्स हो रहे हैं, क्लिनिकल फीचर्स हो रहे हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि पेन है एंड उससे अब नॉर्मल जो यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है वो भी नहीं होगी। नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक मायोमेक्टोमी। रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ लेप्रोस्कोपिक क्या होता है, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक प्रोसीजर विच यूजेस स्लेंडर इंस्ट्रूमेंट इंसर्टेड थ्रू स्मॉल इंसिजन इन एब्डोमेन। मैंने पहले बताया था कि स्मॉल इंसिजन करते हैं, जितना हमें इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के एब्डोमेन में इंसर्ट करना होता है और जितना हमें लगता है हम उतना ही कट करते हैं, जैसे कि 3 to 4, मेजर कंडीशन में 5 हो सकता है, बट जनरली 3-4 तक होता है। जैसे कि पेशेंट का एब्डोमेन है, ठीक है, मान लो एब्डोमेन है, तो पेशेंट को कट किधर लगना है, तो जैसे कि ऐसे कट लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने ट्यूब वाला डाला, इधर सीज़र, इधर आर्टरी फोर्सेप एंड सुचरिंग, ठीक है, तो उनको उस हिसाब से कट करना पड़ता है, इंसिजन करना पड़ता है एंड वो लेप्रोस्कोपिक के थ्रू देख भी पाते हैं। जैसे इसमें देखो कैमरा दिख रहा है,
उसमें इंस्ट्रूमेंट में। देखो ये एब्डोमिनल में कट करके कैमरा गया है। देन ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन डिवाइस भी गया है एक में, एंड एक में लेप्रोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एंड। तो ये क्या काम करते हैं, जो फिब्रोइड्स है उसको, इसमें देखो लेप्रोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड क्या कर रहा है, एब्लेशन ऑफ फिब्रोइड्स कर रहा है। दैट मीन्स ये जो फिब्रोइड्स उसमें डायरेक्ट जाके हाई वेव्स दे रहा है, जिसके कारण क्या होगा, जो फिब्रोइड्स है उसमें क्या होगा कि छोटे छोटे ब्रेक हो जाएंगे वो, और उसको फिर क्या होगा कि बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, इसमें देखो लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक प्रोसीजर विच यूजेस स्लेंडर इंस्ट्रूमेंट इंसर्टेड थ्रू स्मॉल इंसिजन इन विच एब्डोमिनल टू रिमूव द फिब्रोइड्स फ्रॉम यूटरस। इसमें क्या करता है, जो एब्डोमिनल इंसिजन करता है वो रिमूव करता है फिब्रोइड्स को यूटरस में से। लार्जर फिब्रोइड्स कैन बी रिमूव थ्रू स्मॉलर इंसिजन बाय ब्रेकिंग देम इनटू पीसेस मॉर्सलेशंस। जो लार्जर्स जो फिब्रोइड्स होते हैं, अब इतने होल में से तो निकलते नहीं, तो नहीं क्या करते हैं कि स्मॉल पीसेस में कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉर्सलेशंस। और बाय एक्सटेंशिंग वन इंसिजन टू रिमूव द फिब्रोइड, एंड क्या करते हैं कि जो वन इंसिजन करते हैं एक्सटेंडिंग एंड रिमूव कर देते फिब्रोइड्स को, जितना भी उन्होंने कट किया है, या फिर स्मॉल फिब्रोइड्स है तो ऐसे ही रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट एंडोमेट्रियल एब्लेशन। Endometrial ablations, this treatment performed with a specialized instrument inserted into uterus, uses heat, microwaves, energies, hot water and electrical current to destroy the lining of uterus। इसमें क्या होता है, देखो आप बोलने से समझ में आ रहा है, इसमें यूटरस में क्या एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें पेशेंट के अंदर यूटरस के अंदर इंसर्ट करते हैं, जो कि हीट प्रोवाइड करता है, एंड इसमें माइक्रोवेव एनर्जीज भी होती है, एंड हॉट वाटर और इलेक्ट्रिकल करंट होता है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट का जो यूटरस लाइनिंग है उसमें उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे फिब्रोइड जुड़ा हुआ होता है। आइदर एंडिंग मेंस्ट्रुएशन और यूज़ करते हैं कि पेशेंट को अगर हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रहा हो, एंडिंग में यूज़ करना हो मेंस्ट्रुएशंस के, जैसे कि पेशेंट को एंडिंग टाइम में भी ब्लीडिंग हो रही है, 7 डेज हो गए उसके बाद भी पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रही है। एंड रिड्यूसिंग मेंस्ट्रुएशन फ्लोज, दैट मीन्स ये कि अगर पेशेंट को ज़्यादा ही मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो रही है, हैवी मेंस्ट्रुएशन फ्लो है, तो उसको भी करेक्ट करने के लिए इसको जनरली हम क्यों यूज़ करते हैं कि जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है ये, अगर पेशेंट को सर्जरी नहीं करानी इस टाइम पर एंड वो एनीमिक कंडीशंस में हमें शो हो रही है, तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेजर सर्जरीज मैनेजमेंट में हम देखते हैं एब्डोमिनल मायोमेक्टमी। इसमें क्या होता है, तो जो देखो, इफ़ हैव मल्टीपल फिब्रोइड्स, वेरी लार्ज फिब्रोइड और वेरी डीप फिब्रोइड्स, में यूज़ एन ओपन एब्डोमिनल सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव द फिब्रोइड्स। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट एब्डोमिनल में कट करके, यूट्रस को कट करके जितना भी फिब्रोइड्स हैं, चाहे वो मल्टीपल हो, लार्ज हो या वेरी डीप हो, उसको सर्जरी करके रिमूव करते हैं। एंड हाउ एवर स्कारिंग आफ्टर सर्जरी कैन अफेक्ट टू फ्यूचर फर्टिलिटी। इसके बाद क्या होता है कि स्कार फॉर्मेशन होता है, वो अफेक्ट करता है कि पेशेंट बाद में चलकर फर्टिलिटी हो या नहीं हो, इसमें चांसेस होते हैं। ठीक है, वो हो सकता है कि उसको फर्टिलिटी हो या वो इनफर्टिलिटी को कॉज करें। तो ये मेजर सर्जिकल मैनेजमेंट में ये है। ये जनरली जब यूज़ करते जब पेशेंट को मल्टीपल फिब्रोइड्स हो या वेरी लार्ज फिब्रोइड्स हो, जैसे कि पेशेंट को ये इतना है, ठीक है, यूट्रस हमें दिख रहा है, अगर पेशेंट को इतना बड़ा फिब्रोइड्स है, ठीक है, जिसके कारण उसको यूट्रस भी अबनॉर्मल दिख रहा है, एब्डोमिन साइज शेप में हमें अलग ही दिख रहा है, इस कंडीशंस में देख सकते हैं। मैं आपको इमेज शो करूँगी कि किस तरीके का शो होता है। नेक्स्ट स्ट्रेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं कि आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब पेशेंट की सीवियर कंडीशन हो जाती है, फिब्रोइड्स इतना बढ़ जाता है कि उसको सर्जरी करेक्शन करके ठीक नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स ये है कि फिब्रोइड्स को अलग नहीं कर पाते हम यूटरस से, क्योंकि उसने पूरे यूटरस पर मल्टीपल फिब्रोइड्स हो गए हैं, एंड पेशेंट इतना केपेबल नहीं है कि उसको हम एक एक फिब्रोइड्स
सर्जरी करके निकाल पाएँ, ठीक है। तो उस कंडीशंस में अगर डॉक्टर नहीं, और जो यूट्रस है अगर सर्जरी करी हुई मल्टीपल फिब्रॉइड्स की, उसके बाद जो पेशेंट है उसका जो यूट्रस वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाता या उतना नहीं बच पाता है कि वो प्रॉपरली रहे, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्टेक्टोमी करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो यूट्रस का है उसको रिमूव कर देते हैं। रिमेन्स द ओनली प्रूवन परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ यूटेराइन फिब्रॉइड, बट हिस्टेक्टोमी इज मेजर सर्जरीज। हिस्टेक्टोमी क्या होता है, मेजर सर्जरीज होती है। ये जनरली क्यों करते हैं, जब पेशेंट बोलता है कि मुझे परमानेंटली ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, या फिर पेशेंट कंप्लेन करता है दैट सीवियर एब्डोमिनल पेन की, या फिर पेशेंट मतलब डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि उसे किस तरीके की सर्जरी सूट करेगी, जिससे कि पेशेंट अगर हिस्टेक्टोमी के लिए कैपेबल है तो वो यूट्रस रिमूव कर देते हैं। बट हिस्टेक्टोमी मान लो देखो कि बॉडी का कोई सा पार्ट है, अब हम उसे रिमूव कर रहे हैं तो उसके हमें साइड इफ़ेक्ट्स तो दिखेंगे, जैसे कि जो वुमन है वो 30 इयर्स में हमें 40 इयर्स की देखेगी, वो 40 इयर्स में 50 इयर्स की देखेगी। दैट मीन्स ये कि उसकी 10 to 15 इयर्स एज वो ज़्यादा ओल्डर दिखेगी, ठीक है। मेनोपॉज उसका स्टॉप हो जाएगा एंड वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी आफ्टर। तो ये सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो जनरली हिस्टेक्टोमी में हमें ये सब देखने को मिलता है। एंड ये भी फिब्रेट्स का ट्रीटमेंट है। फिब्रेट्स उस कंडीशन में जब हम उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, सर्जरी के थ्रू रिमूव नहीं कर पा रहे हैं या मेडिसिन के थ्रू रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास हिस्टेक्टोमी ही बचता है। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट को हमें एडवाइस करना है, जिससे मैंने आपको बताया हिस्टेक्टोमी एंड एब्डोमिनल मायोमेक्टोमी में हमें इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। तो हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि उसको बताना है पेशेंट को कि प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर कंडीशंस के बारे में, टू गिव नॉलेज अबाउट द सर्जरी के बारे में पूरा नॉलेज देना है। अगर हमने नॉलेज नहीं दिया एंड जैसे हम लोगों को नॉलेज देना, जनरली डॉक्टर तो देते ही हैं, ठीक है, वो सब बता देते हैं कि अगर हिस्टेक्टोमी होता है तो बाद में क्या होगा। जिससे मान लो कोई 30 इयर्स की वुमन या 35 की एंड उसको बाद में कंसीव करना है, बट उसका हिस्टेक्टोमी कर दिया उसे बिना बताए, तो कितना तो इसलिए नॉलेज देना इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन बेनिफिट्स अबाउट ट्रीटमेंट। जो ऑल ओवर ट्रीटमेंट है, मेडिकल है, जितना भी मैंने मैनेजमेंट बताया था उसके बेनिफिट्स और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स उसके बारे में पेशेंट को बताना। टू गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना कंपलसरी है। एंड नर्सिंग मैनेजमेंट में और देखो, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट इज मॉनिटरेट, एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट फॉलो अप द विजिट, एडमिनिस्ट्रेशन आयरन एंड ब्लड एज प्रिस्क्राइब्ड। अगर डॉक्टर उसका एनीमिक कंडीशन हमें दिख रही है तो उसे अगर ज़्यादा एनीमिक कंडीशंस है तो ब्लड, एंड अगर कम है तो आयरन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराना है। इनकरेज वर्बलाइजेशंस ऑफ फीलिंग, पेशेंट को बोलना है कि अगर उसके मन में कुछ है तो वो अपनी फीलिंग्स वर्बलाइज करे। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एक्टिव फ्लूइड लॉस फ्रॉम द वूंड ड्रेनेज ब्लीडिंग। अगर पेशेंट को ड्रेनेज लगा हुआ है हिस्टेक्टोमी या मायोमेक्टोमी के बाद, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है पेशेंट को कि ड्रेनेज कितना हो रहा है, ब्लीडिंग कितनी हो रही है। प्रिवेंशंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑल्थो रिसर्चर्स कंटिन्यू टू स्टडी कॉजेज ऑफ फिब्रॉइड ट्यूमर्स, लिटिल साइंटिफिक एविडेंस इज अवेलेबल ऑन हाउ टू प्रिवेंट देम। प्रिवेंटिव यूटेराइन फिब्रॉइड्स मे बी नॉट बी पॉसिबल, बट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ दिस ट्यूमर रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि जो फिब्रॉइड्स रिसर्चर्स ने क्या हो गया फिब्रॉइड्स पे स्टडीज़ किए एंड उन्होंने हाउ टू प्रिवेंट, उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई जिससे कि किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं, लेकिन ये प्रॉपरली 100% हम प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं। अगर ये हो जाता है या किन कारणों से हो रहा है इसका अननोन भी होता है, और इसको प्रिवेंट किस तरीके से करना है ये भी अननोन रहता है। लेकिन रिसर्चर्स ने रिसर्च करके बताया है कि किस तरीके से इसे प्रिवेंट कर सकते हैं एंड कितना रिक्वायर होता है इसका ट्रीटमेंट। इसमें जनरली हेल्दी लाइफ स्टाइल चूज़ करना है एंड मेंटेनिंग नॉर्मल वेट, ऑबियस नहीं होना है। ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नॉर्मल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सप्लीमेंट्स लेना है। मे बी एबल टू डिक्रीज फिब्रॉइड्स रिस्क,
ये सब क्या होता है, फिब्रॉइड्स रिस्क को डिक्रीज करते हैं। ऑल्सो सम रिसर्च सजेस्ट दैट यूजिंग हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में बी एसोसिएट विद लोअर रिस्क ऑफ फिब्रॉइड्स। क्या होता है कि जो हमें कंडीशंस देखने को मिलती है, जैसे कि मेनोपॉज के बाद या आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज या 35 ईयर्स ऑफ एज में हमें देखने को मिलता है कि हार्मोनल इम्बेलेंस होता है। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी लोअर रिस्क करते हैं फिब्रॉइड्स का। तो ये सब हमारा प्रिवेंशन था एंड होल टॉपिक इज़ कवर्ड। अगर आपको नर्सिंग डायग्नोसिस में आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू।